भारत बिल्कुल टॉप पे है और टॉप पे इकोनॉमिकली शायद तीसरे नंबर पे है। लेकिन जो स्मार्ट लोग वेस्ट में हैं वो इस जानते हैं कि जो ये सेंचुरी है ये भारत की सेंचुरी ही होने वाली है। क्यों? क्योंकि चीन की जो जनसंख्या वो घट रही है, बहुत तेजी से घटना शुरू हो गई है। यूरोप की जनसंख्या घट रही है और जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है उसमें जनसंख्या भी एक एलिमेंट होता है। जो भारत की जनसंख्या है वो अभी एक और 20 साल तक बढ़ती जाएगी। तो और फिर भारतीय लोग बड़े स्मार्ट हैं। आप देखिए क्षत्रिय वायर न्यूज का प्रयोग कर रहा है, जैसे कि उन्होंने इसको जो ऑरेंज रेवोल्यूशंस हुई हैं, कलर रेवोल्यूशंस हुई हैं, सबसे ज्यादा उनमें से हाल की है बांग्लादेश की। तो ऐसे रेवोल्यूशंस, ऐसे डिवाइड को का प्रयोग करके जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनको उनको ये वो अमेरिका ये केयर नहीं करता कि डेमोक्रेसी है या नहीं है। वो यही केयर करता है कि जो फॉरेन गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से अलाइंड है और स्ट्रांग है इस समय। और इंडियंस काफी स्ट्रांग है। और इंडियंस वो इनका इंडियन नेशनलिज्म नैरो नेशनलिज्म नहीं है। क्योंकि इंडिया का नेशनलिज्म जैसे मोदी जी का भी नेशनलिज्म है, वो मैं तो समझता हूँ वो सचमुच सबका विकास का ही नेशनलिज्म और वैसे ही होना। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर सुभाष काक। काफी अरसे बाद हमारे शो पर तशरीफ लाए। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंबर। उम्मीद है सर आप अच्छे होंगे। काफी अरसे बाद आपसे शो पर यूं आपका आना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप शो पर आए। सर, हाँ। अभी रिसेंटली एक खबर सामने आई है कि कैलिफोर्निया सैक्रामेंटो में स्वामी नारायण मंदिर को वैंडलाइज करने की कोशिश की गई और एक मैसेज वहां पर छोड़ा गया। इस तरह के इंसिडेंट हमने देखा है कि यूएस कनाडा में लेटली काफी बड़े हैं जहां पर मंदिरों पर अटैक होता है। आप भारतीय हैं, आप वहां पर रहते हैं, तो इस तरह की जो खबरें आती हैं, इस तरह के जो संदेश वहाँ पर छोड़ा गया, इस सारी चीज़ों को सबको देखते हुए जो सामाजिक और राजनैतिक माहौल है, वो आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये इसका उस पे प्रभाव पड़ता है? और आप एक भारतीय जो हैं, उन उन जो पूरे समुदाय है, उसके अंदर किस तरह की भावना उत्पन्न होती है? मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं है। ऐसा अमेरिका में होता रहता है क्योंकि अमेरिका में जो भी आप इवेंट करें, यूनिवर्सिटीज़ में भी करें या सोशल इवेंट्स भी करें, तो आपको सिक्योरिटी को हायर करना पड़ता है। देखिए अमेरिका बहुत डेंजरस कंट्री है। तो अमेरिका में जो लोग रहते भी हैं, वो वैसे हुँ, नहीं रहते हैं चाहे ताकि कोई भी उस एरिया में आ जाए। वो भी गेटेड कम्युनिटीज होती हैं। आप पूरे कम्युनिटी को घुसने के लिए आपको गेट के द्वारा जाना पड़ता है। तो ये जो बात है सिक्योरिटी को, जिसके बारे में भारतीय लोग थोड़े से अनजान हैं, ये समझनी पड़ेगी कि जो ये मॉडर्न टाइम्स हैं, ये वैसे टाइम नहीं है जैसे कि पुराने ज़माने में राम राज्य हुआ करता था या किसी और भी राजे की बात, जो अच्छा राजा रहा हो, कि बिल्कुल अमन है, शांति है, कोई भी कहीं भी जा सकता है किसी भी समय। मॉडर्न ज़माने में वो सब कुछ नहीं होता है। और ये तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे कि कश्मीर की बात कई बार उठी है और मैं कश्मीर का हूँ। कश्मीर में भी जो लोग जो पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको ये याद रखना होगा कि कश्मीर में भी जैसे कोई भी अलग जगह हो भारत में या किसी और देश में, आप परफेक्ट सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए आपको वहाँ पे सिक्योरिटी लानी होगी। अब जो देश जहाँ पे ये समस्या नहीं है वो है जैसे जापान या कोरिया या जैसे चीन है, जिसमें जो कंट्रोल है वो टॉप डाउन है और सोसाइटी में बच्चों को जिस तरीके से बड़ा किया जाता है, उनको ये सिखाया जाता है कि देखिए आप दूसरों के बारे में भी सोचिए। वैसा अमेरिका में नहीं है। और अमेरिका में जैसे आप कह रही थी, हाँ सैक्रामेंटो में ये हुआ, लेकिन जो लोग सैक्रामेंटो में रहते हैं उन्होंने शायद उसको नोट भी नहीं किया हो। और ऐसे ही कनाडा में भी होता रहता है क्योंकि वहाँ पे खालिस्तानी लोग हैं, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। और कनाडा में जो पियर ट्रूडो तो उसका बाप था, जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है वो खालिस्तानी का सपोर्ट लेके काफी देर तक खड़ी रही है। जैसे जगमीत सिंह जो एनडीए के
चीफ हैं। तो इसलिए उन्होंने जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनको जो अंग्रेजी में एक मुहावरा है किड ग्लव्स, बहुत आराम से उनको ट्रीट किया है और इसलिए वो सब कुछ करते रहे हैं। लेकिन जैसे अमेरिका में खालिस्तानियों ने कोशिश की कुछ ही दिन पहले, न्यूयॉर्क में डेमोन्स्ट्रेशन किया, उनके साथ कुछ जैसे डंडे वंडे थे, तो पुलिस एकदम आई और उनको उन सब चीजों को ले लिया। तो आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं ताकि जो अन्य लोग वहां हो उनको खतरा लगे। जी। प्रधानमंत्री मोदी की रीसेंट यात्रा के समय में सर ये घटना हुई है। आपको क्या लगता है कि इस सब को देखते हुए जो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा और जो भारत के रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, उसपे क्या प्रभाव आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं से पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं आता, कोई प्रभाव नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो काफ़ी अमेरिका में भी पॉपुलर हैं, और जो अमेरिका की राजनीति को समझने के लिए आपको हुँ, ये याद रखना होगा कि अमेरिका जो पुराना ब्रिटिश एम्पायर था, और जिस तरीके से ने ब्रिटिश एम्पायर ने आज एक चौथाई पूरे विश्व को कंट्रोल करके रखा था, उसका ये सक्सेसर है। तो जो अब विदेश में अमेरिका जो कुछ अंग्रेज क्या करते थे, और वो क्या क्या करते थे शुरू में, ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में डिवाइड एंड रूल जिसको कहा गया है, तो उन्होंने यूज किया, वैसे ही अमेरिका भी डिवाइड एंड यूज का प्रयोग कर रहा है। जैसे कि उन्होंने इसको, जो ऑरेंज रेवोल्यूशंस हुई हैं, कलर रेवोल्यूशंस हुई हैं, सबसे ज्यादा उनमें से हाल की है बांग्लादेश की। तो ऐसे रेवोल्यूशंस, ऐसे डिवाइड को का प्रयोग करके जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनको उनको ये वो अमेरिका ये केयर नहीं करता कि डेमोक्रेसी है या नहीं है। वो यही केयर करता है कि जो फॉरेन गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से अलाइंड है। और अमेरिका ने 1 साल पहले ये फैसला किया कि शेख हसीना की पॉलिसी अमेरिका की पॉलिसी से अलाइन नहीं है, क्योंकि अ, अमेरिका ये सोचता है कि अमेरिका का जो रियल प्रोटैगनिस्ट है, एनिमी है, वो चाइना है, और चाइना को सराउंड करना है। जैसे कि आजकल उन्होंने रशिया को सराउंड करके रखा है, और अभी तो रशिया से लड़ रहा है, लेकिन 5 साल आगे कि चाइना को सराउंड करने के लिए अमेरिका को बेस चाहिए बांग्लादेश में भी, जैसे प्रिंस रूपर्ट आइलैंड में जो वो कोशिश कर रहा था, जिसके बारे में शेख हसीना ने बात की है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शतरंज की गेम चल रही है, और अमेरिका के भीतर ये लोग जानते हैं कि अमेरिका को भारत की जरूरत है। ये नहीं है कि वो भारत को तोड़ना नहीं चाहते, भारत को भी तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये नाइव, ये जो गेम है, ये काफी सोच से खेली जाती है कि अमेरिका को भारत की जरूरत भी है, इसलिए अमेरिका भारत को भी अपने साथ लाना चाहता है, इसलिए क्वाड है। लेकिन जब मौका मिलेगा तो अमेरिका ये कोशिश करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी का उतना जोर नहीं रहे, उतना दबाव नहीं, बोलचाल नहीं रहे, दबदबा नहीं रहे जितना इस समय है। और इसलिए अमेरिका अमेरिका ये चाहेगा कि जो बीजेपी है या मोदी जी की सरकार है, उसका सपोर्ट कम हो जाए, ताकि फिर मोदी जी में उतनी फ्रीडम ना हो। जैसे कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रयोग किया, आजकल अमेरिका एनजीओज का प्रयोग करता है हर एक देश में, और वही एनजीओज का प्रयोग बांग्लादेश में भी हुआ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। और तब आप ये कहेंगे कि भारत को क्या करना चाहिए? भारत को ये सब कुछ जानकर क्लेवरली ऑपरेट करना है कि अमेरिका ये करेगा, और लेकिन भारत में भी वो क्षमता होनी चाहिए कि इसके साथ कैसे डील करे। एब्सोल्युटली। सर अभी यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है और हम भारतीय वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और अगर हम माइनॉरिटीज़ राइट्स की बात करें या जैसे इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो एक तरफ ट्रम्प है, दूसरी तरफ कमला हैरिस हैं। कमला हैरिस को मुसलमान काफ़ी पसंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रम्प हैं, उनको हिंदू ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपको क्या लगता है जो इस तरह की घटनाएँ हैं, वो किस तरह से पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इम्पैक्ट करती हैं?
या माइनॉरिटीज़ राइट को लेकर जो भी वहाँ पर बात है किस तरह से ये सारी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं? जो अमेरिका की पॉलिटिक्स है वो भारत की पॉलिटिक्स से अलग है। वहाँ पे वो माइनॉरिटी का जो इश्यू है वो ओवरटली नहीं होता है। ये हो सकता हुँ, है कि कुछ कम्युनिटीज़ ये फैसला करें कि हाँ, हम इस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के साथ जाना चाहते हैं। और जहाँ तक आप जानती हैं कि अमेरिका में भारतीय एब्सोल्युटली टॉप लेवल पे हैं। किसी भी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनीज़ में देखिए उसके सीईओज़ हैं, जजेस को देखिए, कहीं पे भी जाइए, डॉक्टर्स को देखिए, और वो बहुत बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई वो निशाने पे नहीं है। और जो कमला देवी आयर हैरिस हैं, वो भी तो भारत की ही हैं और उनको बड़ा उनकी माँ ने ही किया था, क्योंकि उनके उसके माँ और बाप का जो तलाक है, डिवोर्स है, वो बहुत जब उसकी एज 3 साल की थी, तो उसको माँ ने रेज़ किया। तो वो भी यदि आप हिंदू समाज को एक कल्चरल समाज देखें, तो वो भी हिंदू ही हैं। हिंदू का अर्थात वो भी मंदिर जाया करती थी, क्योंकि हिंदू धर्म क्या है कि आप सबका भला चाहें, वही है, और आपकी पर्सनल निजी आस्था क्या भी हो। तो इसलिए ये जो कमला हैरिस का प्रेसिडेंशियल थिंग है, इसमें काफ़ी हिंदुस्तानी भी उनके साथ है। लेकिन ये हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद नॉर्मली जो हिंदुस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में है वो शायद 80-20% डेमोक्रेट जाया करती थी, हुँ। लेकिन ट्रंप के आने के बाद वो हो सकता है 50-50 हो गई है। तो अभी भी कोई आधे भारतीय हैं, वो डेमोक्रेटिक नॉमिनी अर्थात कमला हैरिस को ही सपोर्ट करेंगे, कोई आधे ट्रंप को करेंगे। ये मेरा मेरा अनुमान है। ओके, तो मतलब दोनों के बीच डिवाइड हो गया है, हाँ, आधे हाँ, इधर, आधे उधर। बिल्कुल। ओके। आपके हिसाब से सर कौन जीतने वाला है? कौन प्रेज़िडेंट बनेगा? और पर्सनली आप बहुत किसको चाहते हैं? बहुत मुश्किल है ये कहना कि कौन जीतेगा। जो पोल्स हैं उनमें कमला बहुत आगे बढ़ी है पिछले हुँ, 1-2 महीने में, लेकिन ये भी हो सकता है कि पोल्स रिलायबल नहीं है। और ये आजकल जो 2020 के इलेक्शन के बाद एक जो अननोन है वो है पोस्टल बैलेट्स, कि उसमें कई लोगों का ये कहना है कि उनमें काफ़ी कुछ हेरा-फेरी हुई है पिछले इलेक्शंस में। तो इसलिए जो अमेरिका इलेक्शन है वो बिल्कुल फूल प्रूफ नहीं है जैसे उसको होना चाहिए था। आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका सबसे ज़्यादा अमीर देश है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन जिस तरीके से इसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन है इलेक्शन के प्रोसेस में, और जो कोर्ट्स आ जाती हैं, कोर्ट्स कहती हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप बदल नहीं सकते, आप जो ये मशीन्स हैं इनको बदल नहीं सकते, चाहे इसमें डाउट भी हो। तो ये एक सवाल उठा है जो कि इलेक्शन की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करने लगा है। अब जहां तक मैं सोचता हूं कि अभी बिल्कुल 50-50 है, दो में से कोई भी जीत सकता है। ट्रंप भी जीत ओके। सकता है यदि वो थोड़ा सा पीछे है, लेकिन ये हो सकता है कि कई लोग पब्लिकली ये कहना नहीं चाहते कि हम ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मीडिया में इतना बायस ट्रंप के विरोध में है। तो अभी 50-50 है। तो कमला देवी आयर हैरिस जीत सकती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी जीत सकता है। ओके, देखते हैं बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं बचा है, थोड़ा-सा ही वक़्त बचा है, पता चल जाएगा कि कौन प्रेज़िडेंट बनेगा अमेरिका का। सर अभी प्रधानमंत्री मोदी यूएस यात्रा पर रहे और उन्होंने जो भारतीय डायस्पोरा है उसको भी एड्रेस किया, काफ़ी बड़ा अच्छा इंटरैक्शन रहा, एक बड़ा इवेंट रहा और अभी ये बाइडेन उसमें सरकार में दूसरा फिर आई है, इस साल का पहला है। तो जो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी बेहतर हुए हैं। इंडियंस को लेके जो परसेप्शन है वो ग्लोबली काफ़ी पॉज़िटिवली चेंज हुआ है। जो इस तरह की जब इवेंट्स होती हैं, प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, तो किस तरह का माहौल होता है? किस तरह का प्रभाव भारतीय कम्युनिटी को लेकर पड़ता है और किस तरह से भारतीय कम्युनिटीज़ को लेती है? देखिए इस समय भारत बिल्कुल टॉप पे है, और टॉप पे इकोनॉमिकली शायद तीसरे नंबर पे है,
लेकिन जो स्मार्ट लोग वेस्ट में हैं वो इस जानते हैं कि जो ये सेंचुरी है ये भारत की सेंचुरी ही होने वाली है। क्यों? क्योंकि चीन की जो जनसंख्या वो घट रही है, बहुत तेजी से घटना शुरू हो गई है। यूरोप की जनसंख्या घट रही है और जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है उसमें जनसंख्या भी एक एलिमेंट होता है। जो भारत की जनसंख्या है वो अभी एक और 20 साल तक बढ़ती जाएगी। तो और फिर भारतीय लोग बड़े स्मार्ट हैं। आप देखिए शतरंज में भी बिल्कुल मैन और वेमेन दोनों कैटेगरीज में उनको गोल्ड मिला है। तो हर एक सिचुएशन में आप कहीं भी देखिए इस समय अमेरिका में या विदेश में, वेस्ट में जाइए, चीन में जाइए, जापान में जाइए, तो लोग भारतीयों को बहुत पसंद करते हैं। वो भारतीय अच्छे लोग हैं, वो सचमुच भेदभाव नहीं करते। क्यों क्यों भारतीयों को टॉप पोजीशंस दी जा रही है इस समय वेस्ट में? क्योंकि ये इंडियन बोर्ड्स नहीं है, ये तो अमेरिकन बोर्ड्स होते हैं, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। और इसलिए यही कारण है कि जब मोदी जी आते हैं तो जो उससे पहले जो नेगेटिव परसेप्शन जर्नल्स बढ़ा रहे होते हैं। और वो क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और वो गेम इसलिए है कि अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि भारत और आगे चले। तो लव हेट, हाफ लव हाफ हेट। हेट हमें इसे गिराना है, कहीं ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, फिर हम टोटल कंट्रोल हमारे पास नहीं रहेगा। लव, लेकिन हमें भारत की जरूरत भी है क्योंकि जो चीन है वो इतना डिटर्मिन्ड है, उनसे हम compete नहीं कर पा रहे हैं इंडस्ट्री में। और उनको एक ही तरीके से रोका जा सकता है, वो ये है यदि भारत उसका काउंटर रहे। तो ये हमेशा होता रहेगा, लेकिन इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप्स में भी लव हेट होती रहती है। जो दो फ्रेंड्स भी होते हैं उनमें प्यार भी हो, लेकिन हो सकता है कि भीतर में कुछ एंजाइटी भी हो। तो ये वही है, जो स्टेट रिलेशंस होते हैं वो बिल्कुल ह्यूमन रिलेशन जैसे होते हैं। और जी। इन जैसे कि ह्यूमन रिलेशंस में दोनों पार्टीज जो फ्रेंड्स है उनको बहुत केयरफुली नेविगेट करना होता है एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा हो, वैसे ही गवर्नमेंट्स को भी करना होता है। और ओवरऑल भारत के प्रति बहुत पॉजिटिव सेंस है इस समय। जी, सर आपने ये जो बात कही इसको लेकर मैं अपनी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात करते हैं, एक तरफ तो रिश्ते बहुत बेहतर हैं, लेकिन अमेरिका भारत की आर्म ट्विस्ट करने की भी कोशिश करता है ताकि भारत बहुत आगे ना निकल जाए। जिस तरह से हमने देखा कि अभी बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, हमारा बांग्लादेश में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा बांग्लादेश की इकोनॉमी में और दूसरी तरफ अभी जो मुझे लग रहा है कि ईरान में भी जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा ही कुछ ईरान में भी हो सकता है क्योंकि भारत के ईरान में भी काफ़ी इंटरेस्ट हैं। तो इस सब को देखते हुए लग रहा है कि कहीं न कहीं अमेरिका ये साज़िश में लगा रहता है कि भारत को किस तरह से लेग पुल करनी है, उसको कैसे डाउन करना है। आई डोंट नो आप इस पे कितना एग्री करते हैं या ऐसा कुछ मुझे लगता है कि और चीज़ें ये जो हॉस्टाइल नेबरहुड भारत के आस-पास डेवलप हो रहा है, इस सब में भी चाइना तो है ही अमेरिका भी उसमें मुझे लगता है दोनों साथ में मिल जाते हैं जब ऐसा कुछ होता है। व्हाट डू यू से ऑन दैट सर? ये तो होता रहेगा। अमेरिका को अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए जो हुँ, भी इसको करना है वो करता रहेगा। और अमेरिका में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल हॉलो है। अमेरिका में कुछ प्रोड्यूस नहीं होता। अगर अमेरिका में किसी भी स्टोर में जाइए, वॉलमार्ट में जाइए, सब कुछ चीज़ें चीन से आती हैं। और अमेरिका में आप देखिए जो डेफिसिट है, बजट हुँ, डेफिसिट, एनुअल बजट डेफिसिट 2 या 3 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। तो अमेरिका क्या कर रहा है? पिछले 10 साल से अमेरिका केवल डॉलर्स प्रिंट कर रहा है। और क्योंकि जो डॉलर इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है, इसलिए डॉलर की वैल्यू आगे है। तो अमेरिका में बहुत खतरा है कि डॉलर कोलैप्स ना हो जाए, जैसे कि 1930s में हुआ, जिससे फिर वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन हुआ। तो ये एक गेम है, जैसे डांसर्स हैं, कोई भी डांसर फिसल सकता है, लेकिन तब भी उनको गेम तो खेलनी है। तो अमेरिका को तो ये गेम खेलनी है। और अमेरिका में जो गेम कैसे खेली जाती है, जैसे फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट वाशिंगटन में है, उसमें प्लेयर्स है, उसमें लॉबीज हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, वो अपने आइडियाज को पुश कर रहे हैं। तो एक लॉबी है वो कहती है नहीं बांग्लादेश को गिरा दो या भारत को नीचे करो, लेकिन दूसरी लॉबी है वो कहती है नहीं हमें भारत की जरूरत है। तो ये होता रहेगा। इसलिए अब पुराने जैसे 20 30 40 साल पहले के मुकाबले में
अब भारत में भी बहुत सोफिस्टिकेशन आ गई है जर्नलिज्म में, इंडिविजुअल्स में, पॉलिटिशियंस में। वो ये सब समझते हैं कि ऐसे ही होता है, इसलिए हमें इससे ज़्यादा अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, एक जैसे खालिस्तानियों ने किसी मंदिर में डिफेस कर दिया, तो ये एक छोटी सी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, तो इट्स नॉट अ मेजर इशू एट ऑल। और इस तरह की छोटी इंसिडेंट्स पे किस तरह से अथॉरिटीज रिएक्ट करती हैं और ये क्योंकि अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ लोकल है, तो हुँ, सैक्रामेंटो में जो पुलिस है, जो उसको करना होगा उसने कर लिया होगा, तो उन्होंने उनके रिमोट कैमरास हैं, तो वो इंफॉर्मेशन लाएंगे, फिर लोगों को अरेस्ट करिए। अभी आप देखिए, पावरफुल अमेरिका का पॉलिटिशियन एरिक एडम्स जो कि न्यूयॉर्क का मेयर है, उसको इंडाइट किया है, तो उसको पुलिस एफबीआई देख रही थी, तो उन्होंने देखा कि उसकी करप्शन थी। तो वैसे ही अमेरिका में जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको भी एफबीआई ने अपने उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो बैकग्राउंड में कर रही है। और जब कनाडा में जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा टॉप डाउन है, तो कनाडा में इसलिए जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि उसको पॉलिटिकल जरूरत थी, इसलिए उसने वो जो चेक्स एंड बैलेंसेस को उसने गिरा दिया, और इसलिए कनाडा की सिचुएशन काफी खराब है इस समय। अभी मैं कुछ ही दिन पहले वैनकूवर में देखा था, तो वहां देख सकते हैं कि इकोनॉमी कितनी खराब है। तो अमेरिका में वैसा नहीं है। अमेरिका में इंडिपेंडेंट एजेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट पुलिस ऑपरेशन पूरे अमेरिका में फैले हुए हैं। और इस समय सब लोग अमेरिका में इंतजार में हैं कि हाँ अब क्या होगा, क्योंकि यदि ट्रंप दोबारा आ जाए, क्योंकि ट्रंप नेशनलिस्ट है। जो अमेरिका की एलिट्स हैं वो ट्रंप को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि ट्रंप नेशनलिस्ट है। क्योंकि जो एलिट हैं वो कहते हैं कि देखिए, अमेरिका भी बदल रहा है कल्चरली, जो इमिग्रेशन हो रही है, यूरोप बदल रहा है। यूरोप में जो सफ़ेद लोग हैं वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे 30 40 50 साल में। तो इसलिए हमें नेशनलिज्म को छोड़ के पूरे दुनिया को कंट्रोल करना है, और इसलिए जो वेस्टर्न देशों में जो भी नेशनलिस्ट हैं उनके अगेंस्ट होना है। इसलिए जो यूरोप के नेशनलिस्ट हैं, यूरोपियन एलीट हैं, वो ऑर्बान, हंगरी के ऑर्बान के अगेंस्ट हैं। और इसीलिए जो वेस्ट के कुछ एलीट हैं वो मोदी जी के भी अगेंस्ट हैं, कि मोदी जी नेशनलिस्ट हैं। वो नेशनलिस्ट नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो ये पावर सेंटर्स हैं वो ही सब कुछ कंट्रोल करें। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया बहुत स्ट्रांग है इस समय, और इंडियंस काफी स्ट्रांग है। और इंडियंस, वो इंडियन नेशनलिज्म नैरो नेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि इंडिया का नेशनलिज्म, जैसे मोदी जी का भी नेशनलिज्म है, वो मैं तो समझता हूँ वो सचमुच सबका विकास का ही नेशनलिज्म, और वैसे ही होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के पास बिल्कुल इक्वल राइट्स होने चाहिए, हर एक को वही अपॉर्चुनिटी ऊपर चढ़ने की होनी चाहिए जो कि किसी और को हो। और यही तरीका पूरे विश्व में भी अंत में आना होगा। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। और ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा हम होते हुए देखेंगे, क्योंकि भारत में ऐसा हो रहा है। और ग्लोबली जो मोदी जी का जो ये पूरा मॉडल है, उसको काफ़ी इसको एप्रिसिएशन इसका होता है, मिलता है। और मोदी जी एक ग्लोबल लीडर के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और काफ़ी पसंद किए जाते हैं, और बहुत कॉन्फिडेंटली जिस तरह से बात रखते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है सुनकर। लेकिन सर, भारतीय समुदाय की हम बात कर रहे थे अमेरिका में। अभी जो सर इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे, तो किस तरह के इश्यूज़ होते हैं इलेक्शंस में भारतीयों भारतीयों के? क्या वो अपने वो लेकर चलते हैं? भारतीय कुछ अपने इश्यूज के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि भारतीय इतनी सक्सेसफुल कम्युनिटी है, इतना समुदाय, इतना सक्सेसफुल समुदाय है। तो हुँ, वो सबसे, उनका पर कैपिटा इनकम है वो ट्वाइस जो जनरल पॉपुलेशन है उसके दुगना है। सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी भारतीयों की है। तो वो, उनको कोई विशेष जरूरत नहीं है। तो वो सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी तो लोकल होती है, तो उसमें हुँ, वो नेशनल इशू नहीं है। तो भारतीय समुदाय जो अमेरिका में है वो चाहता है कि भारत और अमेरिका के रिलेशन अच्छे रहें। तो अगर एक फोकस है वो यही है कि हाँ,
कि भारत के साथ अमेरिका के रिलेशंस कैसे और गहरे किए जाएँ और कोई उनको अपनी कोई लोकल डिमांड नहीं है। और हाँ, एक है वो ये है कि जो अमेरिका में भारत के शत्रु हैं, वो जो कास्ट का एंगल है, उसको उसका प्रयोग करके उसको घुसाना चाहते हैं लॉज़ में, स्टेट्स में। तो जैसे कैलिफ़ोर्निया में कुछ महीने पहले जो असेंबली है, उसने एक रेज़ोल्यूशन पास की थी कि इसको एडॉप्ट किया जाए। लेकिन फिर ऐसा बहुत रोचक घटना ये हुई कि जो भारतीय फंडर्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो पहली बार गवर्नर न्यूसम के पास गए। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा है, हम आपका पैसा देते रहे हैं। अब हम एक चीज मांग रहे हैं, यदि आप इसको वीटो ना करेंगे, आपके लिए पैसा बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो न्यूसम ने उसको वीटो कर दिया। इसलिए ये भारतीयों के बारे में बहुत मशहूर प्रसिद्ध बात यह अमेरिका में है कि वो कुछ मांगते नहीं है। वो चाहे रिपब्लिकन पार्टी के पास जाएं या डेमोक्रेटिक पार्टी के माँगने पास। का काम तो सर सिर्फ़ पाकिस्तानी कर लेता है। देखिए, पाकिस्तान, मुझे काफ़ी दुःख होता है क्योंकि वो हमारा नेबर देश है। वो दुःख ये होता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है और जो वेस्ट के जो एलीट हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और पाकिस्तान एक अनस्टेबल रीजन है, बलोच लोग हैं, अब पश्तून के पीके में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, गंडापुर एब्सोल्युटली। साहब की। तो इसलिए और सिंध में भी, तो इसलिए वो पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट ऐसे करेंगे, आधा एंगेजमेंट करके उसको यूज करके पाकिस्तान को, जैसे कि वो डिवाइड एंड रूल जिसकी मैं बात कर रहा था। इसलिए पाकिस्तान की सिचुएशन मुझे लगता है बहुत ही खराब है। वो ना देंगे और ना बात बंद करेंगे इसके बारे में कि हम आपको नहीं देंगे। वो कहेंगे नहीं, मैं हम आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा करिए, और ये भी नहीं कहेंगे आप कैसा करिए, वो इतना प्रेशर हम उसमें ना डालेंगे। कि अच्छा ठीक है, कल आना, फाइल हाँ, बस लेके वही कल आना। वही जो कल सरकारी आना। दफ्तर के बाबू होते हैं ना, कल आना। बिल्कुल वही अमेरिका कर रहा है इस समय पाकिस्तान के साथ। और एक बात में मैं भी पाकिस्तानियों का भला चाहता हूं। पाकिस्तान को रिफॉर्म्स चाहिए, फंडामेंटल रिफॉर्म्स। एब्सोल्युटली। वो पेपर रिफॉर्म्स नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक देश में खुशहाली आए ऑफ और कोर्स। प्रॉस्पेरिटी आए। और ये जो रिफॉर्म्स हैं वो आसान नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत रेडिकलाइज हो गई है पिछले 30-40 साल से, क्योंकि जो मीडिया, एजुकेशन से। लेकिन दे हैव टू बाइट द बुलेट, उन्हें ये रिफॉर्म करने हैं। अगर ना करें, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो ये फंडामेंटल रिफॉर्म्स की बात, इनफैक्ट आईएमएफ भी कह रहा है, आईएमएफ से अभी उनको $7 बिलियन सैंक्शन भी हुए हैं, जिसमें चाइना और यूएई और अमेरिका ने उनकी मदद की है। और उनके प्रधानमंत्री ने शुक्रिया भी किया है इन फ्रेंड्स जो नेशन है, उनके अलाइज हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। काफ़ी बहुत अच्छा लगा, आप काफ़ी समय बाद हमारे शो पर आए हैं। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।